सुना है 4,000 लोगों को मौका मिल पाएगा इसी तरह। मैं संजीव कुमार सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ। इसी शहर का वासी भी हूँ, गाँव से भी बिलोंग करता हूँ। मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी का इस धरती पर, सारण की धरती पर आज अभिनंदन करता हूँ। और एक छोटा सा प्रश्न है मेरा प्रशांत किशोर जी से, यहाँ हम लोग तो डॉक्टर, वकील और शिक्षक तीनों आम जन से जुड़े हुए हैं, जहाँ जाति पाति का कोई भेद नहीं है। और तीनों में सबसे ज्यादा पिछड़े हम लोग हैं, सबसे ज्यादा जो तिरस्कृत है अधिवक्ता समाज है, चाहे वो बिहार सरकार के तरफ से हो, चाहे भारत सरकार के तरफ से हो। इसके बारे में हमेशा लोग बुद्धिजीवी के रूप में जानते पहचानते हैं, लेकिन जब जाते हैं ऊपर तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इस अधिवक्ताओं के लिए और नए अधिवक्ताओं के लिए तो खास करके जरूर सोचे। आपसे यही विनती है। और दूसरी बात कि किसान के बारे में भी हम लोग सभी लोग कहते हैं कि 70% किसान है, हर परिवार लगभग किसान परिवार हैं। आज भी गाँव जाते हैं, कुदाल चलाने का मन करता है कि आधा घंटा कुदाल चलाए और उससे मिट्टी से जुड़े, लेकिन इस किसान के भी कोई नहीं सोचता है। इसलिए दो गांव के लिए, अधिवक्ता और किसान के लिए आपसे विनती है कि आप जहां भी रहें इसकी बात को ऊपर उठाएं और इसी के साथ में आदरणीय पीके साहब, मेरा नाम श्रीपति नाथन है। मैं एडवोकेट हूँ, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हूँ, आई एम आर्टिस्ट। आपसे मिलने की तमन्ना इसके पहले बहुत ही मौका नहीं मिला। आज आपके यहाँ पे जब मुझे मालूम हुआ कि आप आ रहे हैं, मैं आया हूँ। और आपके आने के पूर्व मैं दो वक्ताओं का बात सुना, जिसका आपका उद्देश्य हमको मालूम है। मैं उसी पर आता हूँ, सारी बातें तो होती रहेंगी। मैं जैसे ही लोग सुना वो बातें परफेक्टली आपके द्वारा हुआ है और आप ही इलाज करके बता रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार की व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया कि व्यवस्था को दुरुस्त करना, तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या होता है? जब तक आपके द्वारा हम लोग के द्वारा अगर जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी आवाज को कैसे कोई सुनेगा? अगर नहीं सुनेगा तो इसी तरह हम लोग मीटिंग करते रहेंगे, आपस में बातें करते रहेंगे और एक दूसरे का मन बहलाते रहेंगे। तो उसको आप बताएं कि उस व्यवस्था को जो आपने इतना बड़ा क्रांति कर रहे हैं, आप 2.5 साल से लगे हैं। मैंने जाना, मैं पढ़ा लिखा लेता हूँ, आपके बारे में जानने की कोशिश किया मैंने कि आप मेकर हैं। तो मेकर हैं तो आप जहाँ मेकर हैं वो आप करते रहते हैं, लेकिन आपका जो सोच है डेवलपमेंट ऑफ बिहार हाउ, तो आप उसके लिए हम लोगों से या आप अपने द्वारा या अपने कार्यकर्ताओं द्वारा कैसे करें, उसका हम लोग कैसे करें? मेरा एक अपना निवेदन है, छोटा सा समझदार, छोटा सा, मैं ज्यादा ये सब नहीं बोलूंगा क्योंकि राजनीति मुझसे दूर है। मैं कलाकार आदमी हूँ, मैं सबको अपनी तरफ आकर्षित करने की मेरी पास एक क्षमता है और मेरे पास बहुत सा हैंड है। आज जो व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था को दुरुस्त करना है, व्यवहार को डेवलप करना है, ये आप कैसे करेंगे? इतना ही मैं जानूँ। थैंक यू वेरी मच। और कोई जो अपने विचार रखना चाहते हो? जी, प्रशांत किशोर जी, आपको सबकी धरती पर दिल से स्वागत है। और मेरा नाम मुकेश सिंह, शॉर्ट में पूरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ। बाकी परिचय साधारण करता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा मैं पूजा पाठ ज़्यादा करता हूँ। मुझे बिहार की फ्यूचर की मुख्यमंत्री के रूप में आप देख रहे हैं और इसलिए मैं दिल से स्वागत करता हूं कि हमारे सामने पीके सर बैठे हैं, एक मुख्यमंत्री बैठे हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं। इस तरह के मुख्यमंत्री को सामने बात करते और जनता के सुनते हुए देख रहे हैं।
मेरा उम्र काफी हुआ, लेकिन आज तक किसी बनने वाले चीफ मिनिस्टर को मैंने सामने ऐसे जनता से बात करते नहीं देखा। सरल स्वभाव, सरल कपड़ा, साधारण चप्पल सर। क्या बताएं, जनता के दिल में आप राज कर रहे हैं सर। पूरे आत्मविश्वास से चलिए, सारी जनता आपके साथ है। हम लोग साथ क्या, सब जनता है सर। हम नहीं आ रहे थे तो वो पकड़ के आ रहे हैं हमको आपके पास। ये चलना ही होगा, एक महान व्यक्ति है। और सही में जो बिहार में हम लोग जहाँ तहाँ घूमते हैं, डर जाते हैं देख कर कि किस पार्टी के बोले, किस पार्टी के ना बोले। ट्रेन में चलते हैं तो जात पात दिखाई पड़ता है, बस में चलते हैं तो जात पात दिखाई पड़ता है, शहर में कहीं जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम दिखाई पड़ता है। इस सबसे ऊपर आपने सर काम किया है। सचमुच हमारा बिहार जो भारत में बदनाम है, उसका प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आपने जो पीड़ा उठाया है, हम सारे सारणवासी, जो कहा जाता है कि आरा बक्सर छपरा राजनीति की एबीसीडी है, यहाँ से कमर कस लिए हैं। यू आर ए फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड सुपर डुपर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। धन्यवाद सर। और कोई सज्जन? मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पावन भक्ति सारण पे आपका स्वागत है सर। मैं एक छात्र हूँ, तो छात्र के साइड से क्वेश्चन है। आए दिन हम देख रहे हैं कि बिहार में वो चाहे लो लेवल का एग्जाम हो या बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, तो इस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं और इसको रिफॉर्म करने के लिए आप क्या सोचे हैं अगर आपकी सरकार आएगी तो? और इसके उपेक्ष में कुछ ऐसा कानून बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई पेपर लीक कर रहा है जो स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, उसको सुनिश्चित किया जाए। थैंक्स। आइए, और कोई प्रमुख हमारे जो अपनी बात करना चाहते हो? आदरणीय प्रशांत किशोर जी को हार्दिक स्वागत है। मैं पीयूष कुमार श्रीवास्तव ग्रामीण विकास कार्यालय में पदस्थापित हूँ और मैं सन 18 साल पहले शहर में आया और पूरी तरह से इस शहर का ही हो गया हूँ और पूरा मुझे गर्व होता है कि आज मैं एक बिहारी हूँ। मेरा सर सवाल ये है कि हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो बीमारू राज्य पढ़ते थे, आज से 25 साल पहले 20 साल पहले। उस बीमारू राज्य में बिहार था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। लेकिन बाकी जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ में जो छत्तीसगढ़ जो अलग हुए, वो सारे लगभग बीमारू राज्य से निकल चुके हैं, लेकिन बिहार आज भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का पलायन है। और पलायन का जो कारण है, पटना से गांव की दूरी, गांव के लोगों की दूरी जो सबसे बड़ी चुनौती है। तो पटना से गांव की लोगों की दूरी जो है वो कैसे कम होगी, उनकी बातें गांव वालों आपके पास कैसे पहुंचेंगी ताकि इसको पलायन को रोका जा सके। धन्यवाद। सार्वजनिक धरती पर मैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा कोई सवाल नहीं, सवाल जो हम लोग करते हैं असली सवाल सब कुछ हम जानते हैं। बिहार के लोग हमें विश्वास है, मेरा सुझाव है और आप यहाँ जब आए हैं महसूस कर रहे हैं कि हर चेहरे पर एक आशा की तरफ आपकी तरफ है और लोगों को भरोसा है, विश्वास है। आपने दृष्टि है, आपने जुनून है और उसी जुनून को किसी कॉन्टैक्ट दे दिए आपके दिशा निर्देश पर आपके साथ चलने के तैयार। मैं शिक्षक हूँ, बहुत सारे सवालों में एक सवाल मैं बताना चाहता हूँ। कई विद्यालयों की व्यवस्थापक हमारे पड़ोसी नेता रिया सिंह जी अपने बगल में बैठे हुए हैं। मैं या प्राइवेट स्कूल की जो अभी हालत है, हम लोग वैसे शिक्षित लोगों को रोजगार देते हैं, लगभग 100 से अधिक बेरोजगार नौजवान मेरे विद्यालय में काम कर रहे हैं। 3 विद्यालयों के व्यवस्थापक
और सरकार की तलवार हम लोग के हाथों में छिपी है। इस तरह से हम लोग मानसिक तनाव, मानसिक कष्ट में है, उसे भी आप जानते हैं। बस एक झलक हमने दिया और आप यह निर्देश हम लोग को देकर जाए, हम लोग किस तरह से आपको इस मिशन को सफल बनाने में कैसे काम करें, यह हम लोग कामयाब हो सके, बिहार के परिवर्तन हम लोग इन्हीं सब के साथ आपका पूर्ण अभिनंदन आगे किस तरह से हेलो बोलिए। मूवमेंट काम देख भी रहे हैं आजादीगढ़ विशेष कारण है। उसमें ऐसा है कि यार वीसा लगा करके हम लोगों को बंदी किया गया है, हमें जो सम्मान पेंशन मिलता है। जब क्या आंदोलनकारी कोई भी आंदोलनकारी चाहे एक दिन गया हो या 100 दिन गया हो, उसको पैसा मिलना चाहिए, सम्मान पेंशन। जब 51 वर्ष बीत गए, आंदोलन के 51 वर्ष बीत गए, मेरा उम्र 71 वर्ष हुआ, इसलिए मैं चाहूंगा बिहार में जितने आंदोलन की शुरुआत इसी बिहार से हुआ था और इसी बिहार के लोगों को जेपी सम्मान योजना से वंचित किया गया है। इस पर मैं इतना ही बात कर करके अपना इकट्ठा आगे ऊपर स्वागत है। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता होगा। सर, पहले तो आज 8 मार्च है, महिला दिवस के शुभ अवसर पे सारी माताओं बहनों को मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस महिला दिवस के। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा टैक्स व्यवसायिक वर्ग देता है और सबसे ज्यादा हरास प्रशासनिक तौर पे व्यवसायिक ही होता है। तो आप जब अपने इस मुहिम पे निकले हैं, हम लोगों की अपेक्षा है, आशा है कि आप इस राज्य के प्रतिनिधित्व करें। सब लोग, हम लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। आपके मन में भी ये विजन होगा कि हम किस तरह से इस व्यवस्था को करेंगे और हमारी अपेक्षा है कि इस पर ध्यान दिया जाए। आइए नागेंद्र बाबू। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक शासित माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़ा हुआ। मैं सीधे सवाल कर रहा हूँ कि हम जब प्रशांत किशोर जी के चेहरा को लेकर जनता के बीच गए हैं और मुख्यमंत्री के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता प्रस्तुत कर रही है, जनता उसको स्वीकार कर रही है, तो हमारी जब सरकार बनेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में एक आध सवाल मैं कर रहा हूँ कि उस पर हम लोगों का क्या विचार बढ़ रहा है या बढ़ेगा, प्रशांत किशोर जी से मैं जानना चाहता हूँ। ये जो अभी जो व्यवस्था है, साइकिल खिचड़ी की व्यवस्था से वोट खरीदने का काम सरकार कर रही है, इस पर हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारी क्या नीति? एक दूसरा कि अभी तक देखा गया है कि सरकार ने कभी कोई विद्यालय नहीं खोला, सभी जनता मिलकर या कुछ ऐसे धनी मनी लोग ही विद्यालयों को खोले हैं बिहार में। एक जिला स्कूल के बाद या कुछ गरीब किसान वंचितों के बच्चों को बाध्य किया जा रहा है, जो शायद उनके बस की बात नहीं है। तो हमारी जब सरकार बनेगी
उन बच्चों का क्या है? और तीसरा सवाल कि क्या उम्र सीमा निर्धारित होती है कि एक दिन अगर विलंब हो गया, फॉर्म निकलता है कि 1 जनवरी के बाद या 1 जनवरी तारीख है और वर्ष लिखा हुआ है, इसके बाद जिसका उम्र अधिक है, उससे अधिक है, उसकी नौकरी नहीं है, वो नहीं भर सकता है फॉर्म। तो क्या परीक्षा देते हैं, उनका रिजल्ट जिस दिन होता है, क्या हम उसको भी निर्धारित करेंगे कि वह जब इंटर में एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट किस दिन तक निकलेगा और उसका उस दिन तक उसकी उम्र मानी जाएगी? बस मैं 2-3 सवाल सीधे मैं प्रशांत किशोर जी से किया हूँ और मेरा नाम रामाशंकर गुप्ता हुआ। मैं छपरा का निवासी हूँ और व्यवसाय करता हूँ। हम लोग छपरा का जो दशा है, दुर्दशा हो गया है। हम लोग इतना परेशान है कि व्यवसाय हम करते हैं और व्यवसाय हम लोग एकदम परेशान है। हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी प्रतिनिधि आए वो पढ़े लिखे और सब और योग्य भेजिए कि हम लोग का हेल्प और मदद करें तो हम लोग अच्छे से रहें। नहीं तो हम लोग बहुत परेशान हैं, जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं। और हम लोग जन सुधार के लिए तन मन धन से हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम बैठ समाज से आते हैं, लेकिन यहाँ जो भी प्रतिनिधि को दीजिए वो बढ़िया समझदार और पढ़े लिखे और लूट खटो चला नहीं अच्छा आदमी को दीजिए कि हम लोग उनका मदद करें, हर चीज से मदद करें। जैसे होगा वैसे हम लोग उनके साथ होंगे। बस हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो हम प्रॉपर छपरे में है और यहाँ का जो स्थिति है तो खत्म है। प्रशासन भी हम लोग को परेशान करता है, रंगदार भी परेशान करता है और टैक्स भी परेशान करता है। तीनों हम लोग को परेशान करता है। इसलिए हमारा विनती है कि कोई भी इसको भी भेजे, प्रतिनिधि अच्छा आदमी को भेजे, पढ़े लिखे आदमी को भेजे। बस इतना ही हमको कहना है। लेकिन यह छपरा जो है नरक निगम में बदल गया है। हर गली में कचरा फैला हुआ है और हर मोहल्ले में जो है पानी से भरा हुआ पानी जो है कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात व्यवस्था है, व्यवस्था में बदल गई है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपकी सरकार अगर आएगी तो जरूर हम आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि बिहार की बदहाली व्यवस्था जो है सुधर जाएगी। और दूसरी बात कि हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी ऐसा ऑफिस में है, कार्यालय नहीं है यहाँ पर घूस के बल पर जो भी कर्मचारी हैं कोई भी काम करने के लिए घूस लेते हैं, उसके बाद जो है काम करते हैं। इस पर थोड़ा व्यवस्था किया जाए। सरकार आएगी तो हमें विश्वास है कि आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम उठाएंगे। धन्यवाद। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि पलायन के बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि शिक्षा लेनी है तो बिहार से बाहर जाना है, नौकरी करना है तो बिहार से बाहर जाना है, घूमने जाना है तो बिहार से बाहर जाना है, लोगों को पार्टी करना है तो बिहार से बाहर जाना है। जितने भी यहाँ के पैसे हैं सब बाहर ही जाके बच सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। पलायन के बारे में आपका विचार कल मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह एडवोकेट हूँ और छपरा से ही बिलोंग्स करता हूँ। माननीय प्रशांत किशोर जी से सारे वर्ग और सभी जाति और मतलब छपरा और क्या समझिए कि पूरे बिहार के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनकी सोच और इनका जो विजन है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ की जो स्थिति है मोस्टली मतलब बिहार का दुर्दशा कह लीजिए अभी जो चल रहा है, बहुत ही बुरा समय चल रहा है। और एक यहाँ छपरा में आपका मनोरा हुआ करता था, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत अच्छा जगह हुआ करता था, जहाँ 4-4 जिले मैंने उस समय होती थी और बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी किया करते थे। और दुर्भाग्य कह लीजिए इस शहर का और हम लोगों का कि वो आज बंद है और बदहाली के
मतलब बदहाल हो चुके हैं। और इसको हम निवेदन करेंगे कि आप अगर बने तो इसको अगर जरूर सोचे कि मतलब काफी गंभीर है। अगर यहाँ से 4 अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारा रोजगार दे देंगे और काफी लोगों का विकास होगा जो बाहर से आते हैं, पलायन भी रुकेगा। और हम यहाँ रॉकेट है तो चूंकि यहाँ समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री ही है, मतलब सिविल कोड कह लीजिए, और उसकी बदहाली बहुत सारी। तो हम ये निवेदन करेंगे कि हम अधिवक्ताओं को भी आप सोचें, क्योंकि कोई सरकार नहीं सोचती है इसके बारे में। और हम लोग प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और हम लोग हमेशा बदलाव के प्रति आज से नहीं, स्वतंत्रता के संग्राम में ही हम लोग शुरू से रहे हैं। और एक और निवेदन होगा, क्योंकि आप यहाँ नए हैं और नया सोच है, तो यहाँ एनर्जेटिक नए और अच्छे लोगों को ही टिकट दे जो हमारे बीच के हों और हमको सुने और हमारे साथ रास्ते में है, इतना कि जो प्रोफेसर हो उनको नहीं। ये हमारा निवेदन है, जो हम लोग के तकलीफों को, दर्द और मन को समझे और किसी को नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सिंह है। हम भी सिविल कोर्ट छपरा में एडवोकेट हैं। पीके सर से मेरा एक बहुत छोटा क्वेश्चन है। आज महिला दिवस है और आज इस महिला दिवस पे हम यही पीके सर से कहना चाहते हैं कि इस महिला की सुरक्षा के बारे में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं और क्या करेंगे, ये बताएं। हेलो जी नमस्कार, मैं केशव कुमार भोला। आपके प्रकृति के संवर्धन में आपकी का पहल होने जा रही है, जो कि सारण जो है ये जंगलों का कुंभ में स्वरूप हुआ करता था। हमारे यहाँ 2 राष्ट्रीय नदियाँ बह रही है, एक राज्य स्तरीय बह रही है। इस दिशा में आपका अगला पहल क्या होने जा रहा है? हमको प्रश्न नहीं करना है, हमको 2 बात बतानी है। पहला कि बिहार पिछड़ा क्यों हुआ, बिहार की बदहाली क्यों हुई, इसकी जानकारी से आज एक बात प्रचलित और पीके सर कर क्या है, इस पर हम अपना 2-3 मिनट का वक्तव्य रखेंगे। पीके सर के सर जवाब माननीय पीके सर के छपरा में स्वागत है। मतलब इनसे कुछ मेरे को कहना है। सब लोग अपने छपरा के बदहाली पे बहुत दुखी है, इसलिए मैं भी हूँ। आज मेरा, आप लोग भी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए आज मेरे को बोलने का अधिकार भी है। आपसे यही निवेदन है कि छपरा के बारे में जब आप कुछ सोचिए। सही में हम लोग बहुत त्रस्त हैं छपरा में। अभी विगत 10 दिन पहले मेरी ननद सरकारी टीचर है और वो जा रही थी स्कूल, स्कॉर्पियो उनको मार दिया है। अभी सीरियस है, मेरे यहाँ 12 दिन से उनको पूरा सर फट गया है और ये जबड़ा फट गया है। इस पे तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एक तो हमारे भाला पे भी देखिए, यहाँ कब से सुन रहे हैं कि जनरल कॉलेज पे ओवरब्रिज बनेगा, ओवरब्रिज बनेगा। सब लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सब लोग जिज्ञासा दे के जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप यदि यहाँ आइए तो आपको हम लोग जीव जान से आपके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। लेकिन आप हम लोग की भी सुनिए कि क्यों यहाँ के लोग यहाँ बदहाली बता रहे हैं कि छपरा में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। यदि आप आ रहे हैं तो यदि सही आदमी आएगा तो उसका सही सोच होगा तो सही काम करेगा, तो काम अच्छा होगा और अच्छा से आपके बारे में मैं राजेश चौहान, अधिवक्ता सफुल पार्षद छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 10। आज हम लोग जाते हैं अपने समाज के, हम नोनिया समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं और मैं अपने बस्तियों में, नोनिया बिकला के बस्ती में जब हम जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि लालू जी 15 वर्ष हमने का आरक्षण ना दे, नीतीश जी 20 साल वोट ठग ले, जब चुनाव आएगा तो नोनिया के समाज के तो आरक्षण अनुशंसा करके जनजातीय मंत्रालय में भेज देंगे। लेकिन यही नाम पर 20 वर्ष अति पिछड़ा के नोनिया समाज ना नोनिया भी तबाह के वोट देने के काम किया, आज तक आरक्षण ना दे। एक बार हम प्रशांत किशोर जी से कहें कि एक के संज्ञान न रखें। आप भावी मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय बिहार, जय हिंद बिहार।
मैं डॉक्टर आशीष कुमार, पेशे से आई सर्जन हूँ, मैं बेलूर का निवासी हूँ। सर मैं अभी जस्ट पास करके आया हूँ लेकिन आज जो है वो संगठन अच्छे से तो सर मेरी जो वर्किंग आवर्स है सर वो 8 से 5-6 बजे तक रहती है और मेरे घर में सारे जनसुराज हैं सर। अगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँ जनसुराज को तो सर मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वर्किंग आवर्स ऐसे हैं सर कि मैं डेली वर्किंग आवर्स में नहीं कर सकता, लेकिन मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं राजेश कुमार, छपरा साहब पंचायत व्यवसाय। मैं टिकेसर से पूछना चाहता हूँ, आजकल के जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं या अपना जलवा मतलब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो जितने का एक छोटा सा फंडा है, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, सबको मुफ्त चाहिए। हमारे बिहार में राजस्व की इतनी घोर क्षति हो रही है, शराब बंद है, बालू पे बंद है, उसकी दुर्दशा, उसका बोझ कहीं ना कहीं हम आम जनता पे दिखाई पड़ता है। पेट्रोल 10 से ज्यादा महंगा करना पड़ता है, हम व्यवसायी पे सारे टैक्स लाद दिए जाते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँ, क्या आपके भी विजन में ये कुछ है, ये मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त राशन देंगे, मुफ्त सारी चीजें मुफ्त देंगे और उसका जो राजस्व क्षति होगा, जो मद निषेध है, बिहार में इतनी बड़ी क्षति हो रही है, तो सारा टैक्स जो है हम व्यवसायी को लगना जाएगा और उसके बावजूद हम लोग बच्चे हैं, इस पर आप अपना विकास कुछ करेंगे। धन्यवाद। शहर की धरती पर प्रशांत किशोर सर का स्वागत है। मैं बंटी सिंह एक शिक्षक और प्राइवेट शिक्षक और बेरोजगार। बस दो बातें मैं आपसे कहूँगा, प्राइवेट शिक्षक और बेरोजगार। पहली बात यह है कि हम लोग जितने सारे लोग यहाँ आए हैं, किसी न किसी पार्टी से संबंधित है और किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में या किसी न किसी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में भी आए, फिर भी आपको सुनने आए। अब नेता को सुनने का मन नहीं करता, एकदम नहीं। ये बेरोजगार का अंदर से दर्द नहीं होता, एकदम नहीं। जो आता है टोपी पहनाता है, खाता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, निकल गया। 8-20 साल से 15 साल से जो बात हमारी गली गली का है वही है, कुछ नहीं बदला। बस 2 मिनट से पहली बात सर से मेरा ये निवेदन है कि आपको सुनने के लिए हम लोग आए। मैं शिक्षक हूँ, बेरोजगार शिक्षक, बेरोजगार छात्र लेके आया, ये बेरोजगार छात्र भी और ऐसा नहीं कि पहचान की कमी, लेकिन दुख इस बात की है इनको अपना हक नहीं मिल रहा है। पहला चीज देखिए सर, एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि करीब आधी आबादी हमारे बिहार की जिनकी उम्र 15 से 30 साल, डाटा के मामले में आपसे बेहतर कोई शायद 1-2% हो जाए। हम लोग को सबको नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस एक ऐसा चीज चाहिए कि हम सबको रोटी के कमाने की व्यवस्था चाहिए, वो भी बिहार में। बात में काम नहीं चले, करना हो आपके मैनिफेस्टो में कितना सब यूज करता है। और दूसरी चीज, वैसे लोगों को आप टिकट बिल्कुल नहीं दीजिएगा जिनका पड़ाव 40%, किसको बुरा लगे या जो भी, हम पहले बता एकदम युवाओं को भावनाओं को समझ। हम यहाँ किसी हमारे माननीय विधायक जी जो है क्या करेंगे, अंदर से बहुत है, आप डिस्टर्ब मत करिए। एक बच्चा विधायक जी के पास जाके मिल ले, कह दे कि स्कूल में इतना पैसा कैसे दिया जा रहा है, इतना पैसा यहाँ लिया जा रहा है, हमारे विधायक जी के लिए कोई व्यवस्था कर दे, गारंटी दिखा कुछ आप भाई जी बोलेंगे नहीं हो रहा है। वो हमारे जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रतिनिधि, फिर भी आखिर भी तो वही है, हमारी आवाज कौन उठा गया? अरे भाई हमारे 3 लाख की आबादी पर हम चुन के भेजते हैं, 3 लाख की आबादी की आवाज है ना, नहीं सुनते हैं। कह दीजिएगा कि कहना है लोग भी कि हम लोग बोल रहे हैं, पीड़ित बोल रहा है, अंदर की जो अंदर की जो आवाज है। और आपसे उम्मीद है सुनने के लिए हम आएंगे, तो हम लोग सब यहाँ टीचर भी हैं, शिक्षक भी बैठा हुआ है, छात्र भी इस गली पर बैठा हुआ, हम लोग मिल के आए कि आप यही क्वेश्चन होगा कि सरकारी नौकरी नहीं चाहिए हम लोगों को, बस 2 चीजें कर दीजिए कि प्राइवेट की व्यवस्था करिए, ऐसा 2 लोग इज्जत से रोटी कमा। और पहली चीज दूसरी, बीपीएससी में मेरा भाई 69 भी क्वालिफाई किया, मेंस किया है और जो भी 70 में दिया है, सुन लीजिए मेरे घर की बात।
इस बार कह रहा है कि हम नहीं तैयारी करेंगे, 70 का पीट निकाला और 69 का मेरे तक पहुंचा था, बोला कि हम नहीं तैयारी करेंगे। वो डिप्रेशन में चला गया था 1 महीना, फिर उसको कैसे कैसे तैयार करके भेजा गया। वो कह रहा है कि तहले पता बना सब सीट ठिकाना नहीं, उसको कैसे किया गया है वो दर्द हम बता रहे हैं चीजों को। तब एक ही चीज रिक्वेस्ट है, आपने भी आंसर किया, उम्मीद करी हम लोग हर एक चीज का देख रहे थे कि क्या निर्णय आएगा क्या निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आए और माननीय और हाईकोर्ट में चल रहा है। तो यही दरख्वास्त है, बदल दीजिए सिस्टम को, हम लोग तैयार हैं। और टिकट जिसको भी दीजिएगा ना, दौड़ने वाले को दीजिएगा, लड़ने वाले को नहीं क्योंकि आज महिला दिवस है सर, मैं एक बार से रमेश सर, आज महिला दिवस है। मैं पार्टी का तरफ से मैं जानना चाहता हूँ महिला दिवस के अवसर पर मेरा एक क्वेश्चन बनता है सर कि पार्टी महिलाओं के लिए महिलाओं को टिकट देने पर कितनी विचार कर रही है? क्योंकि सर क्या उन महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था है जो महिला कुछ समाज में करना चाहती हैं, या फिर वही भाग रहेगा जो अन्य पार्टियों का रहेगी, स्कॉर्पियो और फर्स्ट क्लास का खादी कपड़ा पहन के जो घूम रहा है उसी के लिए सिर्फ टिकट बनेगा, या गरीबों के लिए भी जो गरीब के घर की औरतें कुछ करना समाज में चाहती हैं? सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश में चाहता हूँ। थैंक यू। मैंने कहा था 9 बजे तक आपका सवाल लेंगे और आधे घंटे में दिखाएंगे। पहले तो आप लोग जो लोग हैं, भाई साहब ने अपने आप को बेरोजगार भी बताया, लेकिन ज्यादातर लोग रोजगार कर रहे हैं। आप लोग समय निकाल कर आए हैं, कुछ अपना नुकसान भी करके आए होंगे, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में कभी कभी खुशी होती है, ज्यादातर समय डिप्रेशन में ही रहना पड़ता है। जो बिहार की स्थिति है तो खुशी होती है जब शहर के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग विचारधारा के लोग, कम से कम आप हिम्मत करके यहाँ आए तो हैं, सवाल पूछने का जज्बा को लेकर आए हैं। नहीं तो बिहार में किसी पॉलिटिकल नेता का पार्टी का मीटिंग हो तो उसमें कौन ही जाता है? कोई नहीं जाता है। दल के चाटुकार नेता जाते हैं, वर्कर जाते हैं, सामान्य पब्लिक नहीं आती। आपकी कई लोगों ने कहा सब कुछ नहीं बदला, यहीं से शुरू की, कुछ नहीं बदला। बात तो ठीक है भैया, कुछ नहीं बदला। हम भी 10, 15, 20 साल से छपरा को लेकर आए हैं, कुछ नहीं बदला। कुछ इसलिए नहीं बदला कि आपका वोट देने का तरीका भी नहीं बदला। मेरे भाई, किसी ने कहा कि हम पढ़े लिखे आदमी को भेजिए, आपने कहा किसी दौड़ने वाले को भेजिए, लंगड़ने वाले को मत भेजिए। आपके सांसद पढ़े लिखे भी हैं, फिट भी हैं, दौड़ भी सकते हैं, दिल्ली में उनकी सत्ता भी है। भाई साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सवाल से शुरू किए थे, तो उनको फ्लाइट की और एयरपोर्ट की समझ भी है, लेकिन उससे कुछ नहीं सुधरा। आप ही कह रहे, हम नहीं कह रहे। सांसद महोदय मेरे मित्र भी हैं, सुनेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन छपरा की जनता तो यही कह रही है कि कुछ नहीं बदला। आप विधायक जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन भाई जब आपका वोट देने का तरीका नहीं बदलेगा तो सुधार होगा कैसे? वकील साहब ने पूछा कि आप कह रहे हैं व्यवस्था सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे व्यवस्था? मेरे भाई, व्यवस्था बनाने वाले लोग जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक व्यवस्था भी नहीं सुधरेगी। जब बनाने वाले आप हैं, कोई नेता चाहे कितना भी खराब है, चाहे कितना बड़ा धोखेबाज है, वो खुद से चुनकर नहीं आया, उसको हमने चुना। तो आप और हम जब कह रहे हैं कि हमारा सांसद कुछ नहीं कर रहा है, तो एक बार ये भी पूछने की जरूरत है कि क्या छपरा के सांसद को या बिहार में किसी सांसद को पंजाब के लोगों ने आकर वोट दिया है? तुरंत उनको आ सकता है कि हम नहीं दिए। अरे आप नहीं दिए होंगे, लेकिन छपरा की जनता ने 5 लाख 6 लाख लोगों ने मिलकर दिया है, तभी तो सांसद और विधायक बने हैं। एक बार आपको उन्होंने टोपी पहना दिया, भाई साहब ने कहा जो आता है बढ़िया बोलता है टोपी पहना देता, मान लिया बात को, टोपी पहना दिए। दूसरी बार फिर क्यों टोपी खुद से पहन लिए? मान लिए दूसरी बार बन लिए, तो तीसरी बार क्यों पहना दिए? आप फिर कहिएगा भैया हमारे पास विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था, नोटा नहीं था टीवीएफ पर।
आप तो पढ़े लिखे शिक्षक हैं, अपने आप को बेरोजगार भी आप बता रहे हैं, मुझे खुशी है कम से कम आप बेरोजगार अपने आप को मान रहे हैं, क्योंकि पढ़ लिख कर खाली किसी तरह का जीवन चला लेना ही रोजगार नहीं है। ईवीएम पर नोटा था ना, अगर छपरा की बहुतायत जनता ने नोटा पर वोट दबा दिया होता तो कानून कहता है कि नोटा को अगर किसी अन्य प्रत्याशी से ज्यादा वोट आ जाए तो फिर से चुनाव होगा। क्यों नहीं दिए नोटा पर? करे भैया विकल्प नहीं आया था, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया आप पर बड़ा भरोसा है, आप सुधारिए। मान लीजिए हम यहाँ चल रहे हैं, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाएगा, अभियान बंद हो जाए, तो क्या आप अपनी जिंदगी नहीं सुधारिएगा? क्या अपने छपरा की, अपने बच्चों की, शिक्षकों की, वकीलों की, एयरपोर्ट की चिंता छोड़ दीजिएगा? मेरे भाई, जब तक आप स्वीकार नहीं कीजिएगा कि गलती आपसे हो रही है, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। ये आपको हमको मानना पड़ेगा, सिर्फ आपको दोष नहीं दे रहे। कोई 9th फेल यहाँ मुख्यमंत्री बन रहा है या बनने की सोच रहा है, गलती उसकी नहीं है, गलती हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोगों की है। जब हम राजनीति में आकर प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो कोई लंपट बदमाशी नेतागिरी करेगा। ये जितने आप हम बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक कोट कम से कम सैकड़ों बार तो कह चुका हूँ। प्लेटो ने आज से सैकड़ों साल पहले लिखा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। समाज में, राजनीति में अगर आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जो बिहार के प्रबुद्ध लोग हैं, जो अपने आप को प्रबुद्ध बताने वाले लोग हैं, उन्होंने परिस्थितिवश या स्वेच्छा से राजनीति से किनारा कर लिया। उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। राजनीति से किनारा करने का मतलब, राजनीति में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि हर आदमी चुनाव लड़ेगा। मैं अभी आपको 2 उदाहरण यहाँ बताऊंगा। यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी अभी तक उसने एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा है जो मैंने पिछले 2 बरस में गांव में, शहरों में लोगों के सवाल के तौर सुनकर उसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, देश दुनिया की खबर है। आपको ये नहीं खबर है कि जनसुराज पलायन कैसे रोकेगा। आपको ये नहीं खबर है कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए मैंने क्या कहा। आपको ये नहीं खबर है कि शिक्षा को सुधारने का कौन सा मॉडल बताया। बताते बताते मेरे गला में, कंठ में गांठ पड़ गया। होम्योपैथी का दवा खा रहा, लेकिन यहाँ के लोगों को सुनना ही नहीं। आपके पास भोजपुरी गाना सुनने का समय है, क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल का 2-2 घंटा, 4-4 घंटा दीजिएगा। लेकिन बिहार में कुछ सामाजिक राजनीतिक काम हो रहा है, उससे आपका कोई सरोकार नहीं। आप तो बैठे हुए आराम से, अच्छा होगा देखा जाएगा, कुछ बनेगा तो उस दिन सोचेंगे। तो भाई, जब आप इसमें शामिल ही नहीं हैं तो सुधार होगा कैसे? आपको छपरा का ऐसे बता रहे हैं जैसे छपरा एक युवा जा रहा है, बगल में सीमान चमक रहा है। भाई, हम पूरा बिहार गए, जहाँ गए लोग यही कहते हैं, भैया पूरा बिहार में हालत खराब है। लेकिन चंपारण में सबसे ज्यादा दुर्दशा। चंपारण से गोपालगंज पहुंचे तो भैया चंपारण में क्यों खराब है, गोपालगंज में सबसे ज्यादा खराब है। भैया पूरा जब जहाज ही डूब रहा है तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप चाहते हैं कि छपरा को एकदम उसमें अलग से आइलैंड बना दें। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा, उसमें छपरा भी डूबेगा, उसमें गोपालगंज भी डूबेगा, अररिया पूर्णिया भी डूबेगा। तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि बिहार की व्यवस्था खराब रहे और छपरा में सब सुधार हो जाए। कैसे हो सकता है भाई? ये नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात है कि आप राजनीति और समाज के प्रति जिम्मेवार बनिए। ये आपके हक में है। एक व्यवसायी साथी बता रहे हैं कि हम लोग तन मन धन से भैया लगेंगे, हर तरह से लगेंगे। अरे भाई, कम से कम मन से बोलेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम योगदान करना चाहते हैं, कैसे करें? कुछ मत कीजिए, कम से कम एक फेसबुक पर पोस्ट डेली डालिए तो 10 आदमी डेली देखेगा कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। समय की कोई बात नहीं। कौन ऐसा आदमी है जो क्रिकेट मैच नहीं देख रहा है, पिक्चर नहीं देख रहा है?
या अपने रिश्तेदारों से आप बात नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कितना भी व्यस्त हो, दिन में कुछ समय आपके पास जरूर है जब आप अपने साथियों से, परिवारजनों से, मित्रों से बात करते हैं। जब बात करते हैं तो उसको एक बार ये भी बताइए कि भैया बिहार में सुधार के लिए जन सुराग अभियान शुरू हुआ, इसमें जुड़े हो कि नहीं जुड़े। फेसबुक पर जब आप स्क्रॉल करते हैं तो एक दो पोस्ट अपना भी डालिए कि मैं जन सुराग से जुड़ गया हूं, तुम भी जुड़ो। इतना भी कीजिएगा तो सबसे देखिए, यहाँ बैठे हुए पढ़े लिखे लोगों में आधा से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि जन सुराग शिक्षा सुधारने के लिए क्या कर रहा है, जन सुराग कैसे कर रहा है कि एक साल में पलायन रोक दिया जाएगा। हम फिर से आप बताएंगे और 10 दिन के बाद फिर प्रबुद्धों की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें फिर यही सवाल पूछा जाएगा। सबको मालूम है, आप डॉक्टर है, साइंस कहता है अगर खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोकर खाना खाइएगा तो 50% डायरिया का रेट कम हो जाएगा। 50 बरस से पूरे दुनिया में लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया खाना खाने से पहले हाथ धो लो, लोग नहीं धो रहे। इंडिया में कम 50% आदमी नहीं धोता है, डायरिया से मर रहा है लेकिन हाथ नहीं धो रहा। तो बिहेवियरल चेंज जो है वो इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आप कह रहे हैं यहाँ पर छपरा की आपको चिंता है, शिक्षकों की चिंता है, किसी को एयरपोर्ट की चिंता है, किसी को वकील की चिंता है। ये सब सुधरेगा तब जब आप सही वोट दीजिए। अभी कल वोट होगा तो लोग कहेगा अरे जन सुराग वाला प्रयास तो अच्छा कर रहा है लेकिन अभी माहौल नहीं बना। इस बार तो भाजपा को दे देते हैं, अगला बार देंगे। कोई कहेगा कि कैलकुलेशन करेगा, भैया जन सुराग को देने का मन तो है लेकिन कहीं दिए तो वोट अगर जीता भी तो लालू का ना आ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, चलो छोड़ो यार इस बार नहीं देते। मेरे भाई, जब भी कोई आपके समाज में अच्छा प्रयास होता है, कोई आदमी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है, अच्छा आदमी कोई खड़ा होता है, बोलिए जन सुराग की बात, लोग उसको क्यों नहीं वोट देते? आपके पास हर चुनाव में कहीं ना कहीं विकल्प आया होगा, लेकिन लोग कहते हैं आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन बिहार में चलवे ना करेंगे। अरे चलिए हम टिकियम परसा में, मरहौरा में तो बालू माफिया चाहिए, परसा में छपरा में तो दूसरा आदमी चाहिए 4 गो गाड़ी लेके चले, 10 गो कम लेकर चले, तभी हमको अच्छा लगेगा कि भैया हमनी के लड़ाई का में तो मजबूत आदमी चाहिए। जब आप एक अच्छे आदमी को, जब वो आदमी खड़ा होता है उसको हराते हैं या वोट नहीं देते हैं, कह रहे नहीं आदमी बड़ा अच्छा है लेकिन जितने नहीं जाएंगे जीतो जाएंगे तो क्या करेंगे, छोड़िए ना वोट काहे बर्बाद करेंगे। लोग यही कहता है वोट काहे बर्बाद करेंगे। मेरे भाई, जब एक आदमी, अच्छा आदमी चुनाव हारता है तो कम से कम 100 लोगों का हिम्मत, अच्छे आदमी का हिम्मत टूटता है कि हम राजनीति में हार। आदमी जान क्या करेगा, राजनीति आएंगे बातें नहीं बनेंगे। जन सुराग इतना बड़ा प्रयास कर रहा है, कोई जो मेरा सबसे बड़ा आलोचक है उसको भी मालूम है इस आदमी को और कुछ आए चाहे नहीं, राजनीति की समझ तो है। हम लोगों को जाकर समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपना संसाधन बुद्धि सब लगाए हुए हैं। जिस सलाह के लिए लोग हमको 100 करोड़ रुपया देते हैं, 20 करोड़ रुपया देते हैं, वो जाकर गांव में मुफ्त दे रहे हैं तो उम्मीद करता है काहे बात माने। अरे भाई न मानोगे तो हमारा क्या बिगाड़ दोगे, न मानोगे तो हमारा क्या बिगाड़ दोगे। लेकिन यहाँ के आदमी को सुधरना है, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं सुधारना है। आप बता रहे फ्यूचर चीफ मिनिस्टर है, अरे भाई हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, बिहार सुधरना चाहिए। कोई चीफ मिनिस्टर बने, बिहार सुधरना चाहिए। और हमारे चीफ मिनिस्टर बनने से नहीं सुधरेगा, बिहार तब सुधरेगा जब कोई भी चीफ मिनिस्टर बने उसको ये डर रहे कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी। दक्षिण के 5 राज्य, पूरे देश में 5 राज्य, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 राज्य 1/3 देश का जीडीपी सिर्फ 5 राज्यों में है। उन राज्यों में तरक्की हो रही है। 78 साल के इतिहास में उन 5 राज्यों में कोई व्यक्ति 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना। पूरे दुनिया में अमेरिका जैसे जगहों में तो कानून है कि कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा बन ही नहीं सकता। क्यों है कानून? क्योंकि साइंस कहता है, ये साइंस है
ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बन गया कि और ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनोगे। साइंस कहता है कि 10 वर्ष से ज्यादा आप अगर रहिएगा किसी एक पद पर तो उसमें कोई आमूल नया काम नहीं कर सकते। लेकिन बिहार में 35 वर्ष हो गया लालू नीतीश के आगे, हम लोग को दिखिए नहीं रहा। लालू नीतीश इसके आगे निकल ही नहीं रहा। कोई कहता है भैया जलचराज पर काहे भरोसा करे, ठीक बात है, काहे करे भरोसा जलचराज पर, बिल्कुल मत करो। लेकिन आप जरा समझिए, एक दवा आप खा रहे हैं जो एक्सपायर है, जान रहे हैं एक्सपायर दवा है, इसको खाएंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं। एक नई दवा आई है जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि संभावना है कि 20% खाओगे तो ठीक हो सकता है, पूरा गारंटी नहीं है। आप क्या कहिएगा कि चलिए तो एक्सपायर है तो 20% वाला ट्राई तो कर लेते हैं। तो जलचराज वही नई दवा है। अरे भाई फेल भी होगा, कम से कम जो पहले से जांचा परखा पिटा हुआ है उसको तो हटाओ। बिहार में आदमी ऐसे कहता है हम आपका काहे भरोसा करते। अरे भाई जो तुमको लूट रहा है उसी को करते रहो। जिसके पास विकल्प होता, कर्नाटक में अगर किसी नए दल से कोई सवाल पूछे कि हम आप पर क्यों भरोसा करें तो बात समझ में आती है। बिहार में अगर आदमी कह रहा है कि हम आप पर क्यों भरोसा करें तो हमको लगता है भाई तुम कितना बढ़िया मार रहे हो, पहले कब नहीं करना चाहते, तुम तो पहले से मर रहे हो भाई। अब इसके नीचे कहा जाएगा छपरा, आप बता दीजिए, इसके नीचे तो नहीं ना जाएगा। तो किसी को भी चुनिएगा, व्यवस्था तब सुधरेगी जब आप सही लोगों को चुनिए। और फिर आप कहेंगे सही का पहचान क्या है, तो सही सोच के देते हैं। सही की पहचान तब होगी जब आप उसको अकाउंटेबल बनाएंगे। संविधान बनाने वाले लोग या देश की पूरे दुनिया में लोकतंत्र की परिकल्पना करने वाले लोग बेवकूफ थोड़े थे कि कहें कि 5 वर्ष में चुनाव होगा, 15 वर्ष में क्यों नहीं चुनाव होगा, 3 वर्ष में क्यों नहीं होगा। ये क्यों 5 वर्ष का नियम है? क्योंकि 5 वर्ष सफिशिएंट टाइम है किसी को ये दिखाने के लिए कि वो काम कर सकता है कि नहीं। और 5 वर्ष आपके लिए एनफ टाइम है किसी को एसेस करने के लिए कि आदमी हमको काम कर रहा है कि ठग रहा है। और 5 वर्ष इतना भी लंबा नहीं है कि आपका जीवन बिगड़ जाए। अगर आप 5 वर्ष किसी को वोट दिए, उस पर आपका भरोसा नहीं हुआ, उसने आपको ठग लिया, 5 वर्ष बाद उसको बदलिए, नए को लाइए, अपने आप सुधार होगा, अपने आप व्यवस्था बदलेगी। भाई अभी जो चुनाव लड़ने आ रहा है वो ये नहीं देख रहा है कि छपरा में हम रोजगार दिए कि नहीं, कि हमने स्कूल खोला कि नहीं, नाली बनवाया कि नहीं, कि महिलाओं की सुरक्षा की कि नहीं। वो जोड़ता है क्या, कितना राजपूत, कितना वैश्य, कई को कुशवाहा, कई को पासवान। तो भैया हमारा हो गया 6,50,000, हमारा सामने वाले का है 6,20,000। अब बस इसी में लड़ाई है कि 6,50,000 को अपने साथ घेरे रहे। वो ये नहीं जोड़ता है कि कितना स्कूल, कितना सड़क, कितना सीवेज सिस्टम, कितना फ्लाईओवर। जिस चीज के लिए आप वोट देते हैं नेता उसके प्रति सजग है। नेता अपने जाति के गोलबंदी के प्रति सजग है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको देखकर लोग वोट देंगे। आप अपने शहर की सफाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए सजग नहीं है, किसी नेता भी सजग नहीं, उसको मालूम है कि मुद्दा है ही नहीं। मरौड़ा का चीनी नहीं, आप नेता का सांसद का बात छोड़ दीजिए, मोदी जी आकर खुद बोले। एक बार आपको ठग लिए, एक बार ठग लिए 2014 में, फिर 2019 में काहे ठगा गए, आपको पुलवामा दिखने लगा, मरौड़ा भुला गए। फिर 2025 में काहे ठगा गए, इस बार लालू जी के लड़की ना जीत जाए वो डर दिखने लगा, फिर ठगा गए। अगली बार फिर कैसे ठगाइएगा वो भी मालूम नहीं। मेरे भाई आप खुद ठगाने के लिए तैयार बैठे हैं तो कोई ना कोई ठगेगा। दो ही बात है कि आप किसी पर भरोसा मत कीजिए। आपका भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए होना चाहिए, जीवन भर के लिए नहीं होना चाहिए। कोई आपको नहीं ठग पाएगा। 5 वर्ष तो आएगा जाएगा, नया आदमी आ जाएगा, सबके मन में डर रहेगा, काम नहीं होगा, जनता हारेगी। तो ये प्रयास है। दूसरा आपकी सब बात तो हो गई, आपकी शिकायत जलचराज क्या कर रहा है, अलग अलग बात जो आपने कही। आपने वित्त रहित शिक्षा की बात कही, वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति कितने लोगों ने, हमको कम से कम 1,000 लोगों ने कहा
लोग बताते हैं कि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, बेटी का ब्याह रुक गया, लोग बीमार हैं, दवा नहीं कर पा रहे। और वित्त रहित शिक्षक मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि 2/3 से ज्यादा वित्त रहित शिक्षक पिछले 25-30 वर्ष से एनडीए को ही वोट दे रहे हैं। सरकार किसकी है? नीतीश की, भाजपा की। वोट किसको दे रहे हो? उन्हीं को। और 30 वर्ष से आप कह रहे हैं कि वित्तीय व्यवस्था का कोई, शिक्षकों का कोई आवाज नहीं उठा रहा। कैसे सुधार होगा आप बताइए। तो हम लोग 3 फंडामेंटल बात कह रहे हैं शिक्षा पलायन को लेकर, 3 फंडामेंटल बात कह रहे हैं। बिहार की व्यवस्था अगर सुधरनी है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि नए लोग 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसी पढ़ाई दी जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने। हम लोग इसी बिहार में पैदा हुए हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन अच्छा पढ़ लिए 10वां क्लास तक। अगर 10वां क्लास तक जो लड़का अच्छा पढ़ लिया वो जीवन में कभी यहाँ के व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेगा। हम कुछ कंट्रीब्यूट ही करते होंगे, 2 रुपया टैक्सी देते होंगे, यहाँ से फ्री का कुछ नहीं ले रहे। तो सबसे पहले जो जन स्वराज की सोच है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए कि ताकि नए लोग व्यवस्था पर बोझ न बने। और वो व्यवस्था कैसे बनेगी, उसके लिए 2 चीज बताई जा रही है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार में हर गांव में अच्छा विद्यालय बनाने के बजाय कुछ जगहों पर अच्छे विद्यालय बनाए जाए। मतलब विद्यालय को बच्चों तक ले जाने के बजाय अच्छे विद्यालयों तक बच्चों को लाया जाए। फिनलैंड की जो शिक्षण व्यवस्था है, पीसा का एक रैंकिंग आता है जिसमें दुनिया भर के शिक्षण व्यवस्था का आकलन किया जाता है। उसमें सबसे नंबर 1 शिक्षण व्यवस्था दुनिया में है फिनलैंड में। पीसा में रैंकिंग उनका 1। वहां पर जाकर देखिएगा, वैसे कई देशों में देखिएगा, तो उन्होंने ये कोशिश नहीं किया कि हर गांव में हम अच्छा स्कूल बना दें। उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशन में भी, देश में भी ये हो रहा है। छपरा में कोई अच्छा स्कूल खुलता है तो आपके घर के बगल में नहीं खुला है, वो अपने हिसाब से खुला है और स्कूल बस की सुविधा है। फंडामेंटली आपको ये कह रहे हैं कि डोंट टेक स्कूल टू एवरी चाइल्ड, टेक चिल्ड्रन टू द स्कूल। और बिहार के अगर हम लोगों ने मैपिंग की देखा कि प्रखंड के स्तर पर अगर 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और स्कूल के बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो 20 मिनट से कम समय में हर बच्चा उस स्कूल तक पहुंच सकता है। हर प्रखंड में 5 अच्छे बड़े विद्यालय की जरूरत है। 5 विद्यालय बनाने का भी पैसा इतना ही बन सकता है, इससे ज्यादा पैसा नहीं। लेकिन अगर 5 वर्ष में 5 विद्यालय भी बन गया तो कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो 20 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच सकता है। तो पहला प्रयोजन ये है। लेकिन अगर 5 वर्ष 10 वर्ष शिक्षा सुधारने में लगेगा तो अभी के बच्चों का क्या होगा? उसके लिए हम लोग ये कह रहे हैं, यूएस में ये सुविधा है कि सरकारी विद्यालय भी है, प्राइवेट विद्यालय भी है, और जनता को ये ऑप्शन है कि आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़िए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो आपको ये ऑप्शन होगा कि आप सरकारी में भेजना चाहते हैं कि प्राइवेट में। और अगर आप प्राइवेट में भेजना चाहते हैं तो प्राइवेट में भेजिए, सरकार से फीस लीजिए। फीस को रेगुलेट कर दिया जाए तो सरकार को एक्चुअली वो सस्ता पड़ेगा। सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो 80,000 रुपया महीना पा रहा है, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो 10,000 में पढ़ा रहा है। तो न्यूयॉर्क का ये यूएस का एक्सपेरिमेंट है कि शिक्षा बजट कम हो गया। प्राइवेट स्कूल में प्रति बच्चे को पढ़ाने का खर्चा कम है सरकारी विद्यालय के मुकाबले। हम लोग को लगता है कि सरकारी विद्यालय मुफ्त में चल रहा है। सरकारी विद्यालय को चलाने में 60,000 करोड़ रुपया अभी बजट आया है। 60,000 करोड़ रुपया 1 साल में लगता है और 60 को बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। तो जन स्वराज ये कह रहा, और ये भी कई लोग कहता है कि तब तो सब प्राइवेट में जाएगा, नहीं जाएगा। आपको आईआईटी में जाना है और प्राइवेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, आपको विकल्प दिया जाएगा, कहाँ जाइएगा? आईआईटी में जाइएगा। अगर आपको साइंस कॉलेज में जाना है और प्राइवेट कॉलेज में पटना में जाना है, कहाँ जाइएगा? साइंस कॉलेज में जाइएगा। तो सरकारी विद्यालयों को अच्छा बना दिया जाए तो लोग नेतरहाट में जाएंगे
प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे, और जब तक वो न बने तब तक प्राइवेट में जाने की सुविधा दी जाए। और उतना पैसा सरकार के पास है, वो उतना पैसा है। शिक्षा की स्थिति क्यों बिगड़ी है? इसलिए नहीं बिगड़ी है कि सरकार गलत है, क्योंकि शिक्षा को लेकर समाज और सरकार दोनों की चेतना मर गई है। सिर्फ सरकार नहीं, शिक्षक और समाज भी शिक्षा की चिंता नहीं कर रहे। हम तो 5000 गांव में पैदल गए, कोई नहीं कहता भी अच्छा शिक्षा चाहिए। सब आदमी यही कह रहा है नाली गली चाहिए, ऑर्केस्ट्रा का नाच आ जाएगा, किसी गांव में जाइए 2000 आदमी जुट जाएगा, लेकिन कोई पढ़ाई का वहां काम हो रहा तो किसी को चिंता नहीं। जिस विद्यालय में अगर साइकिल नहीं आया तुरंत गार्जियन को होता है, मास्टर साहब अरे साइकिल का पैसा ना आया क्या कर रहे हैं, होता है ना। उसी विद्यालय में गणित का शिक्षक है ही नहीं तो किसी को चिंता नहीं कि गणित का मास्टर है कि नहीं। समाज के लिए भी शिक्षण संस्थाएं लाभ की योजनाओं के बांटने का केंद्र है। लड़का पढ़े न पढ़े पोशाक का पैसा आना चाहिए, साइकिल का पैसा आना चाहिए, किताब का पैसा आना चाहिए। और सरकार के लिए भी शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो शिक्षा बांटने का केंद्र नहीं है, लाभ योजनाओं के बांटने चलाने का केंद्र है। वो भी कहता है मास्टर लोग तो पढ़ा नहीं रहे तो उससे कम से कम मोटरे बनवाओ, पैसा खर्चा हो रहा है लोग पर। जो ऊपर बैठा अधिकारी वो भी क्या करता है कि मास्टर साहब को तो पढ़ा रहे नहीं है तो चलिए लोग से स्वच्छता अभियान चलवाइए, इन लोग से खिचड़ी खिलवाइए। तो समाज और सरकार दोनों के लिए शिक्षा की कोई महत्ता नहीं है, इसलिए ये दुर्दशा है। इसलिए नहीं हुआ कि खिचड़ी बट रहा है तो खराब हुआ। अगर खिचड़ी बटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 8वीं क्लास से ऊपर तो खिचड़ी नहीं बटता है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोग कहता है कि सब शिक्षक खराब है इसलिए बिगड़ गया। मान लिया कि स्कूल में नियोजित शिक्षक खराब है इसलिए बिगड़ गया। साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, वहां काहे नहीं पढ़ाई हो रही है? तो मेरे भाई जब तक शिक्षा के प्रति आप जागरूक नहीं होइएगा, सजग नहीं होइएगा तो सुधार होगा नहीं। तो जब सुराज ने जो सोच है आपको बताया शिक्षा को लेकर, दूसरी जो बड़ी बात है पलायन को लेकर, इसको 5 मिनट में समझिए, उसके बाद कहानी खत्म। पलायन और रोजगार के लिए क्या चाहिए? पलायन और रोजगार के लिए सरकारी नौकरी उपाय नहीं है, बड़े इंडस्ट्री भी उपाय नहीं। बिहार में कुल 13 करोड़ की आबादी में सिर्फ 23.5 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। 78 साल में 23.5 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में गए हैं, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, सबको जोड़िएगा तब मतलब 1.97%। देश के स्तर पर 3% लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो लिमिट है। 3% से ज्यादा आदमी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, तो सरकारी नौकरी तो जरिया हो नहीं सकता है। दूसरा लोग समझते हैं कि फैक्ट्री लगाने से हो जाएगा। पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, पूरी जो इकोनॉमी है वो 3 भाग में देखिए, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों जोड़ दीजिएगा तो 35% ही है। 65% बिहार में भी सर्विस सेक्टर है, इंडिया में भी 66% सर्विस सेक्टर ही है। सर्विस सेक्टर मतलब होटल, गाड़ी, पढ़ाई जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि में। तो उस फैक्ट्री अगर आप बहुत लगा भी दीजिएगा तो भी आप 20% से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी देने का, स्वरोजगार का सबसे बड़ा तरीका है लोगों के हाथ में पूंजी की उपलब्धता। आपके पास अगर पैसा हो तो जो प्राइवेट टीचर है वो कल कोचिंग यहाँ खोल सकता है अगर चाहे तो। अगर आपके पास पैसा है, आप व्यवसायी हैं, आप एक दुकान चलाते हैं, 5 दुकान खोल सकते हैं। आप एक टैक्सी चलाते हैं, कल 5-10 टैक्सी ऑपरेटर बन सकते हैं, बड़े होटल खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। कंजम्पशन से ही तरक्की होगी। तो ये बिहार में क्यों नहीं है और जनसुराज उसके लिए क्या कहता है? बहुत कम लोग यहाँ जानते होंगे, हम लोग रोज बताते हैं। मैंने कम से कम 2.5 बरस से बताना शुरू किया है कि पूंजी बिहार में क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि टाटा बिरला आके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा। पूंजी इसलिए नहीं है कि पूंजी के जो 2 स्रोत हैं समाज में, वो दोनों बिहार में बंद है। पहला स्रोत है आपकी आय। पूंजी आपके पास कहाँ से आती है? आप लोग कमाते हैं, खर्च हो गया तो बच गया, वो आपका पूंजी हुआ। और दूसरा पूंजी है बोरोड कैपिटल।
मतलब आप 100 रुपया कमाए, 50 रुपया खर्च हो गया, 50 बचा, और बैंक से 200 रुपया लोन लिए, वो भी आपका कैपिटल हुआ, 250 रुपया से आप काम कर सकते हैं। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है करीब 35,000 रुपया सालाना, मतलब 100 रुपया भी डेली नहीं। पटना और बेगूसराय को अगर हटा दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय घट के हो जाएगा 24,000 रुपया, 23,000 समथिंग, राउंड ऑफ करेंगे तो 24,000 रुपया। 24,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है यहाँ। तो जब आप इनकम के इतने लोअर लेवल पे हैं तो साइंस और डेटा ये बताता है कि 90% से ज्यादा आपका इनकम सर्वाइवल में खर्च होता है, मतलब खाने में खर्च होता है, कुछ आप बचा नहीं पाएंगे। दूसरा पूंजी एक तरीका मैंने आपको बताया बैंक से लोन लेने का, जिसको बैंक का एक आंकड़ा बताता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, कितना पैसा बैंक में जमा हुआ और बैंकों ने कितना पैसा ऋण के तौर पर समाज को वापस किया, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेती करने के लिए। इस आंकड़े को कहते हैं सीडी रेशियो। इसको आरबीआई जारी करता है हर 15 दिन पर, नेट पर जाकर देखिए। देश में व्यवस्था है कि सीडी रेशियो होना चाहिए 70% औसतन, मतलब जितना हम और आप बैंक में रुपया जमा करते हैं 70% उसका पैसा वापस समाज को ऋण के तौर पर बैंकों को देना है। देश में अभी लेटेस्ट डेटा है 74%, मतलब 74%, 100 रुपया लोगों ने देश में जमा किया, 74 रुपया वापस बैंकों ने लोन दिया। बिहार में 1990 से लेकर अभी तक सीडी रेशियो है 40%। 100 रुपया बिहार के लोगों ने जमा किया, लोन के तौर पर आपको 40 रुपया मिला। नतीजा क्या है? पिछले वर्ष, यहाँ कुछ व्यवसाय से जुड़े हुए लोग भी होंगे, पिछले वर्ष इसी गरीब बिहार में बदहाल छपरा में कुल आपने हमने मिलकर बैंकों में टोटल पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़। चूंकि सीडी रेशियो 40 है तो लोन कितना मिला? 1,61,000 करोड़। अब आपको पूछना चाहिए भाई बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा यहाँ के बैंकों ने भेजा गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, क्योंकि वहां सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105, 110। अगर आंध्रा में लोगों ने बैंक में रुपया रखा 100 तो बैंकों ने लोन दिया 110। बिहार में बैंकों में रुपया रखा आपने 100, बैंकों ने लोन दिया 40। नतीजा क्या है? 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बचत का पैसा दूसरे राज्य में भेज दिया। 26 लाख करोड़। न कभी आपने इसकी चर्चा सुनी, न कोई पत्रकार सवाल करता है, न कभी राजनीति करने वाले इस पर बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारों की बैंकों की मनमर्जी है। आपको बता दें देश के लेवल पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है जो इसको देखती है कि सीडी रेशियो 70 के नीचे न जाए। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन है जिसका ये काम है देखना कि सीडी रेशियो 70 के आसपास रहे। लेकिन जैसे बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर, बीडीओ, सीओ, टीचर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं सुन रहा है और सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। आप जरा इसका अंदाजा लगाइए, 26 लाख करोड़ रुपया, मतलब हर साल 2 लाख करोड़ रुपया अगर एक्स्ट्रा बिहार में इन्वेस्ट हो रहा होता तो कितने लोगों ने ज्यादा घर बनाया होगा, कितने लोगों ने अपना व्यवसाय बढ़ाया होगा। कई लोगों को ये समझ में नहीं आया तो इसको नेगेटिवली समझिए। आप लोग यहाँ गाड़ी से या मोटरसाइकिल से आए होंगे, अगर बैंक से आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए लोन न मिले तो कितने लोग हैं जो अपना गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे? अब 90% बिहार में जो मोटरसाइकिल बिकता है वो फाइनेंस से बिकता है। क्रेडिट का कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और बिहार में उसको कोई बात ही नहीं करता है। तो जन स्वराज की सोच ये है कि 6 महीना के अंदर क्रेडिट रेशियो को, सीडी रेशियो को बढ़ाकर 70 किया जाए ताकि बिहार में 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होना शुरू हो। जब यहाँ पैसा आएगा
तो जो आज आदमी 5 कमरे का घर बना रहा है 10 कमरे का बनाएगा, कोई एक अभी गाड़ी चला रहा है 10 चलाएगा। तो जो लड़का आज प्लम्बर का काम कर रहा है बॉम्बे में, वही लड़का यहाँ छपरा में आकर काम करेगा। क्योंकि जो लड़के युवा हैं अब उनको पढ़ा कर नहीं सुधारा जा सकता। नौकरी कैसे करेगा? 35-40 साल उम्र हो गया, उसका उम्र निकल गया। उसका एक ही उपाय है, उसके हाथ में पूंजी दिया जाए ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, स्वरोजगार कर सके। अमेरिका में लोग, स्कैंडिनेवियन कंट्री में लोग सरकारी नौकरी करके बड़े नहीं हुए हैं, सब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और जो शिक्षित हो ना हो, जिसके शरीर में ताकत है, उसको उसके हाथ में काम करने के लिए पूंजी होना चाहिए। और तीसरी बात कह रहे थे कि किसी ने कहा फ्री बी की बात, तो हम लोग भैया कोई फ्री बी की बात नहीं कर रहे। हमने जो 5 बात कही है, शिक्षा वाली बात आपको बता दी, पलायन वाली बात बता दी, पलायन रोकने के लिए कोई फ्री बी नहीं है, बैंकों का पैसा है जिसको हमें स्ट्रीमलाइन कराना है। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि हर आदमी को 4% पर, बिहार में हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, सस्ता पूंजी चाहिए। हम लोग कह रहे हैं 4% ब्याज पर आपको लोन मिलेगा, गारंटी सरकार दे। तो 6,000 करोड़ रुपया के खर्च पर 1 लाख करोड़ रुपया की पूंजी उपलब्ध हो जाएगी। मतलब अगर अभी बैंक से 1 लाख करोड़ रुपया लोन लीजिएगा तो 10,000 करोड़ रुपया लगेगा। 4,000 करोड़ आप दीजिए 4% पे, और 6,000 करोड़ रुपया हम बजट से देते हैं। तो 6,000 करोड़ रुपया से कितना पैसा हम लोग निकालेंगे? 1 लाख करोड़। और कितना रोजगार उससे पैदा होगा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम दे रहे हैं, फ्री भी नहीं दे रहे हैं। लोन तुम्ही को वापस करना है, 4% इंटरेस्ट भी देना है, 10 नहीं देना है, ताकि अपने पैर पर खड़े हो जाओ पहले। एक और बात कही हम लोगों ने कि यहाँ किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, तो उसके लिए भी कोई पैसा नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो किसान नकदी की खेती करने लगेगा उसको मजदूर हम फ्री कर देंगे। मजदूर फ्री कहाँ से होगा? सीधा मनरेगा से उसको जोड़ देना। मनरेगा में अभी 5,000 करोड़ रुपया आया, टोटल लूट हो गया, कहीं मिट्टी खोदा कहीं नहीं खोदा, सब पैसा बर्बाद हो गया। हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा का पैसा से जो मजदूर है उससे कृषकों को दिया जाए, ताकि किसानों को मजदूर फ्री हो जाए। अगर आपको 4 मनरेगा का लेबर मिलेगा तो आप उससे काम कराइएगा। आज आप धान उगा रहे हैं तो लहसुन उगाने लगिएगा। अभी मजदूर की दिक्कत है, तो किसानों को हम लोग मजदूर फ्री कर रहे हैं, मनरेगा से जोड़कर 1 रुपया भी बजट से खर्च नहीं कर रहे। और अंतिम बात, जहाँ एक जगह जहाँ हम पैसा दे रहे हैं बजट से, वो दे रहे हैं बुजुर्गों को। हमने ये कहा कि यहाँ पेंशन की जो स्कीम है वो 400 रुपए की है, उसको बढ़ाकर 2,000 कर देंगे। उसका खर्चा आएगा करीब 10 से 12,000 करोड़ रुपया, जो 3 लाख करोड़ के बजट में 10,000 करोड़ रुपया करीब 4% होता है। इसके मुकाबले तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं? ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि हम हर महिला को 2,500 रुपया दे देंगे। अब सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, जरा जोड़िए। बिहार में 6 करोड़ महिला है, बच्चियों को हटा दीजिए तो 5 करोड़ महिला होगी। 5 करोड़ महिला को अगर हर महीने 2,500 रुपया दोगे तो कितना पैसा होगा? जोड़ लीजिए, 1.5 लाख करोड़ रुपया सालाना हुआ। बिहार का प्लांट बजट, पूरा बजट 3 लाख करोड़ का, उसमें प्लांट बजट 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के बजट से भाई साहब 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे महिलाओं को। आप हमसे लिख लीजिए, ये लोग गुणा गणित भी नहीं करता। अरे भाई तुम 2,500, कोई पूछता भी नहीं है कि सर 2,500 रुपया दीजिएगा तो कितना रुपया लगेगा साल भर में? देश में गोवा और दिल्ली 2 राज्य को छोड़ दीजिए तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जो अपने सभी महिलाओं को 2,500 रुपया महीना दे दे। बिहार का तो बातें छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र नहीं दे सकता है, तमिलनाडु नहीं दे सकता है, बिहार कैसे दे देगा? लेकिन तेजस्वी यादव दे सकते हैं, ज्ञानी आदमी है। और यही सुनकर लोग वोट देंगे। आप वोट देंगे फिर कहेंगे हम तो ठगा गए। अरे भाई तुमको तो पहले दिख रहा है कि 10 रुपया के स्कीम में उठा रहा आदमी कि हम तुमको 15 दे देंगे। आप तो पहले ही ठगे जाने के लिए वोट दे रहे हैं तो ठगाइएगा ही। तो यही 3 फंडामेंटल बात कह रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए पूंजी
और जो बुजुर्ग है उसको कम से कम जीवन जीने भर 2000 रुपया का व्यवस्था कर दिया जाए, बड़ी बात नहीं कर रहा। और दो चीज वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूरी फ्री किया जाए, बाकी चीज अपने आप सुधर जाएगी। बिहार में सबसे बड़ी परेशानी अभी किसानों के पास मजदूरों की है। मजदूर मिलेगा तो बहुत सारे लोग जो जमीन के मालिक को खेती कर ही नहीं रहे, मजदूर के अभाव में सबने खेती करना ही छोड़ दिया। इसलिए मजदूरों की उपलब्धता पहला, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है लेकिन पहला प्रयास है। और घर घर में महिलाओं को लेबर प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए, उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए सस्ता ऋण दिया जाए, ताकि हर आदमी किसी से, चूंकि आज वुमेन्स डे है, किसी ने कहा आपको कि भैया महिला क्यों, युवा को क्यों नहीं, तो भाई युवा करे, अपने माँ के नाम पर करे, बहन के नाम पर करे, पत्नी के नाम पर करे, उससे एसेट क्रिएट जो होगा वो महिलाओं के नाम पर होगा, महिलाओं के साथ, उससे महिलाओं को आर्थिक आजादी मिलेगी, उससे एम्पावरमेंट होगा। मोटे तौर पे बात खत्म। बाकी हम जो नहीं समझ में आया तो हमारे YouTube पर जाकर देखिए, और अगर और कोई सवाल रह गया तो अगले को दीजिए। खाना भी खाना है।